morning, class 11th. So students, we are on chapter number 14, movement of ocean water, and in the previous class we have done several topics like waves, tides, ocean currents, type of ocean currents. Now in this class we will discuss major ocean currents. So waves स्मॉलर लेवल, टाइड उससे थोड़ा बड़ा लेवल, और ओशन करंट्स ह्यूज वाटर का एक ही पैटर्न में ट्रैवल करना, उसे हम बोलेंगे ओशन करंट। बहुत बड़े अमाउंट में, क्वांटिटी में वाटर का एक ही पैटर्न, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट ओशन करंट कहलाता है। अब मेजर ओशन करंट्स को देखने से पहले हमने पिछली क्लास में उसके फैक्टर्स देखे थे कि ओशन करंट्स की मूवमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया एंड कोरियोलिस फोर्स हो गया। कोरियोलिस फोर्स को आप लोग मेरे हिसाब से पहले आपको पढ़ा दिया गया होगा। कोरियोलिस फोर्स को हम लोग इजी वे में इस तरीके से समझेंगे कि एक बच्चों की पार्क तो नॉर्मल ही है, पार्क में एक स्पिनिंग वाला जो हमारा एक खेल होता है जिसमें आप बैठ जाते हो, फिर आपको स्पिन करवाया जाता है, ठीक है। तो उस सेंस से हम लोग अगर रिलेट करें हमारे कोरियोलिस फोर्स को, जैसे यहाँ दो बच्चे बैठे हैं, अब वो नॉर्मल हैं, मतलब नॉर्मली बैठे हैं, स्पिन नहीं करवाया गया है अभी तक, तो अब अगर आप उनको बॉल देते हो तो डायरेक्ट वो कैच कर लेंगे। बट अगर हम लोग उन्हें स्पिन करवाने लगते हैं तो स्पिन करने के टाइम पर जब स्पीड एकदम सही हो या फिर कोई उन्होंने 1 मिनट स्पिन कराने के बाद स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई और जब आप उन्हें बॉल दोगे तो बॉल क्या हो जाएगी, उन तक ना पहुंच के डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसकी जो डायरेक्शन है वो पहले जैसी नहीं रहेगी कि वो सीधी पहुंच गई। और इसको हम सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, एक धागे से आप कोई हैवी चीज़ को बांध दीजिए, फिर उसको जोर जोर से घुमाइए, ठीक है। आप चाहते हो कि आप वो वहाँ गिरे, पर वो वहाँ नहीं गिर के कहीं और जाके गिरेगी, क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो गया। उसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, चलती बस से या ट्रेन से वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, बट अगर सोचिए अगर हम चलती ट्रेन से या बस से उतर रहे हैं और हम चाहते हैं हम यहाँ उतरें, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम कहीं और ही उतरेंगे, क्योंकि क्या है, जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक वो चीज़ क्या हो गई, आगे निकल गई। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम लोग डिफ्लेक्शन की। कोरियोलिस फोर्स हमारी अर्थ पर लगता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है चीज़ों की वो राइट हैंड साइड हो जाती है और सदर्न डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड उसकी डायरेक्शन हो जाती है। सिंपल बेसिक कोरियोलिस फोर्स। चलिए अब मेजर ओशन करेंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मेजर ओशन करेंट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस एक्सर्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स। 3 तरीके की प्रिवेलिंग विंड्स हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग देख चुके होंगे। प्रिवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस फोर्स। सो जो हमारा पूरा ओशन वाटर है वो 2 फैक्टर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। पहला है प्रिवेलिंग विंड्स, जो परमानेंट विंड्स होती हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस होती हैं। अब पानी चल रहा है, चल तो मतलब मूवमेंट हो रही है उसमें पानी में, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ अगर हवा आती है तो वो क्या करेगी, उसको पुश करेगी। यहाँ तो प्रिवेलिंग विंड्स पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर फैली हुई हैं, तो क्या वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं वाटर की मूवमेंट को। जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है उस डायरेक्शन में वाटर भी मूव करता है। अब यहाँ बात हो गई एक की प्रिवेलिंग विंड की। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, नॉर्दर्न डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन की तरफ उसको फोर्स करके उसकी डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड हो जाती है और सदर्न डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डायरेक्शन मुड़ जाती है। तो ये 2 फोर्स की वजह से ओशन करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। Now, the oceanic circulation pattern roughly corresponds to the Earth atmospheric circular pattern. अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलर पैटर्न, हवाएं जो परमानेंट विंड है, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, उनकी डायरेक्शंस क्या हैं, आप लोग शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। सो प्रिवेलिंग विंड्स के जो डायरेक्शन है वो बहुत रफली उसे फॉलो करती है, कहीं फॉलो करती है कहीं नहीं, क्योंकि उनकी बहुत हर चीज़ को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो सिर्फ एक परमानेंट विंड जहाँ बह रही है वहाँ पे भी हमारी जो ओशन करंट है वहाँ नहीं बहती, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Now, the air circulation over the oceans in the middle latitude is mainly anticyclonic.
एंटी साइक्लोनिक। अब बात करें यहाँ पर एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन से द मिडिल लैटिट्यूड। 3 टाइप के लैटिट्यूड्स होते हैं। सो मिडिल लैटिट्यूड में जो आपकी एयर सर्कुलेशन है वो एंटी साइक्लोनिक है, ठीक है। साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शंस पता होंगे आपको। सो द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स द सेम। ओशनिक सर्कुलर पैटर्न भी सेम एंटी साइक्लोनिक पैटर्न की तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक तरीके से वो ओशनिक पैटर्न हमारे किससे इन्फ्लुएंस हो गया, हमारे एयर सर्कुलेशन से इंस्पायर या फिर एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया। ये तो बात हो गई मिडिल लैटिट्यूड की। अब हायर लैटिट्यूड में क्या होता है? हायर लैटिट्यूड वेयर विंड्स फ्लो इन मोस्टली साइक्लोनिक। हायर लैटिट्यूड में किस तरीके से विंड हमारी फ्लो करती है? हायर लैटिट्यूड में फ्लो करती है साइक्लोनिक। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, ये हो गए हमारे लोअर लैटिट्यूड, ठीक है, ये हो गए हमारे मिड लैटिट्यूड और ये हो गए हायर लैटिट्यूड, ठीक है। इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ और यहाँ पर हमारी जो हवाएं हैं वो एंटी साइक्लोनिक बिहेव करती है, तो वाटर की या ओशन करंट की डायरेक्शन भी एंटी साइक्लोनिक हो गई, और हायर लैटिट्यूड में साइक्लोनिक बिहेव करती है, तो इसलिए ओशन सर्कुलेशन ऑल्सो फॉलोज दिस पैटर्न। तो क्या है, यहाँ पर प्रिवेलिंग विंड से एक तरीके से इन्फ्लुएंस होकर ओशन करेंट्स जो है हमारी उनको ही फॉलो कर रही हैं। नाउ इन रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस मॉनसूनल फोर्स। अब मॉनसून की बात करें तो मॉनसून की बात करेंगे तो इंडिया का नाम तो वैसे भी आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड का एक रफ मैप बनाते हैं, एंड रिमेंबर दैट जो मैप्स होते हैं वो एक्यूरेटली स्केल्स पर बनाए गए हैं, ये मैप स्केल पर नहीं है, ये बस तुरंत बनाया गया मैप है, दैट्स वाई। ओके, सो हम अगर ओशनिक करेंट्स की मॉनसूनल विंड्स की बात करते हैं तो ये रहा आपका 0 डिग्री या रफ डायग्राम, ठीक है। अब जो मॉनसूनल विंड्स हैं वो एक तरीके से 6 महीने एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, 6 महीने दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। 6 महीने इधर इनकी डायरेक्शन होगी, 6 महीने लौटता हुआ मॉनसून जिसे बोलते हैं। सो द मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस द करंट मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन वैसे तो होनी चाहिए प्रिवेलिंग विंड वाली, क्योंकि हवाएं जो है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, ऊपर एंटी साइक्लोनिक होनी चाहिए, बट यहाँ पर अलग तरीके से हवाएं बहती हैं। हमारे यहाँ ही मानसून आता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है यहाँ मानसून आता है, बट उनकी जो बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है। पर यहाँ इंडिया में या फिर इस पूरे एरिया में मानसून आता है क्योंकि हमारी जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो 6 महीने ओशन से सरफेस से ओशन की तरफ फॉरवर्ड करती हैं। अब ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी, प्रिवेलिंग विंड वाली नहीं थी। यहाँ पर क्या हो गया, मॉनसूनल विंड की वजह से ओशनिक करंट जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया। नाउ ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट्स फ्रॉम लो लैटिट्यूड टेंड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हमारे यहाँ पर बात की जाए कोरियोलिस फोर्स से, किधर मुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी। हमारे जो भी ओशनिक करंट्स हैं, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बता दिया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है अलग डायरेक्शन की तरफ। सो ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट्स, ये 0 डिग्री के आसपास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर और प्रेशर में अंतर एकदम उल्टा होता है। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई, हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ये जो बेल्ट्स थी आई थिंक आप सभी को डिस्क्राइब करवा दी गई होंगी। सो टेम्परेचर हाई रहेगा, 0 डिग्री के आसपास बिल्कुल रहता है। सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली यहाँ पर चमकती हैं या वर्टिकली यहाँ पर उनकी रेज़ आती है। सो टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या है, लो है। अब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ का जो वाटर है वो गर्म होगा, और वार्म वाटर जो है ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होने के बाद वो पोल्स की तरफ मुड़ने लगता है, मतलब पोल्स की तरफ मूव फॉरवर्ड हो रहा है। हमारा जो गर्म पानी है, वार्म वाटर है। 2 टाइप्स की करंट बताई थी आपको, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट्स। तो यहाँ पर वार्म करंट्स की बात की जा रही है। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द वार्म करंट्स फ्रॉम लो लैटिट्यूड टेंड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सब बता दिया है आपको कोरियोलिस फोर्स को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ अब एक पॉइंट हम लोग अलग से यहाँ पर इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज़ को हम लोग पहले आपको बता चुके हैं। वेव्स वैसे तो 2 तरीके की
हम लोगों ने दो हिसाब से डिस्क्राइब की थी, ठीक है। एक तो हो गया वार्म करंट और टेम्परेचर के हिसाब से, दूसरा था हमारा सरफेस वेव्स एंड ओशनिक वेव्स। इसको इसी से चलिए रिलेट कर देते हैं। ये हो गए हमारे अंटार्कटिका। चलिए नाउ दो तरीके की वेव्स बताई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा लैंड सरफेस एरिया, ये हमारा पानी हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ एक माउंटेन बना देते हैं, यहाँ 2-3 ट्रीज बन गई, ये होगी लैंड सरफेस एरिया और ये हो गया हमारा वाटर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर बात की जा रही है द ओशनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट्स हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट to another in a manner similar to heat transported by general circulation of atmosphere। जैसे 0 डिग्री से टेम्परेचर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो हीट यहाँ से जनरेट होकर अलग अलग इलाकों में फैल रही है। उसी तरीके से यहाँ एक लाइन बोली गई है कि ओशनिक सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह वन लैटिट्यूड बेल्ट से, लैटिट्यूड दीज आर द लैटिट्यूडनल लाइन्स, सो वन लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ एक तरीके से वो हीट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब हीट को ट्रांसपोर्ट कर कैसे रहा है, हम लोगों ने दो तरीके की वेव्स देखी थी। एक तो जो ऊपर वाली वेव्स है जिन्हें हम सरफेस वेव्स बोलते थे, ठीक है, जो ओनली 10% रखती हैं पूरे ओशनिक पार्ट का, एंड ये नीचे जो थी हमारी डीप वेव्स जिन्हें हम सिंपल वे में बोल सकते हैं गहरी जो वेव्स थी हमारी, ठीक है, और ये कितना परसेंट रखती थी हमारी, 90% रखती थी। अब एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, हमने क्या किया था, हमने वेव्स को दो तरीके से डिस्क्राइब किया था और ये थी हमारी डीप वेव्स या फिर अगर हम बोलें सरफेस करंट्स बोलेंगे हम, और सेकंड वन वाले को हम लोग बोलेंगे डीप ओशनिक करंट्स, ओके, डीप वाटर करंट्स। चलिए अब हो गया हमारा दो तरीके से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम यहाँ पर पोल्स मानते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पोल्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। चलिए अब आपको ये पता है कि जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, वार्म वाटर की डेंसिटी क्या है, लो है। अब जब डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका जो पानी है वो सिंक करेगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, और ये हमारा जो डेंसिटी कम वाला, वैसे भी हमने बता दिया कि 0 डिग्री से हमारा जो पानी है वो वेव्स हैं, ओशनिक वेव्स हैं, वो कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही है। यहाँ से कहाँ जा रही है, पोल्स की तरफ जा रही है। अब डेंसिटी ज़्यादा है, जो हमारा पानी है वो नीचे की तरफ आता है। अब जब यहाँ पे पानी आया तो यहाँ का जो पानी है वो नीचे की तरफ चला गया। अब यहाँ क्या हो गया, गैप हो गया, ठीक है, ये जो पानी था वो नीचे की तरफ चला गया, अब यहाँ पर गैप हो गया, तो उस पानी को भरने के लिए यहाँ से करंट्स आती हैं, इस पानी को फिल कर दिया। अब ये पानी सर्कुलेट होके यहाँ आ जाएगा, फिर वही क्या हो जाएगी, एक तरीके से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। पानी श्रिंक हुआ, इस गैप को भरने के लिए 0 डिग्री से पानी यहाँ आया, ये वाला पानी डीप ओशनिक वाटर के थ्रू यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कुलेशन जैसी बेल्ट बन जाती है हमारी। Now, the cold water of Arctic and Antarctic circles move towards warmer water। यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। आर्कटिक एंड अंटार्कटिक की जो कोल्ड वाटर है वो 0 डिग्री की तरफ मूव फॉरवर्ड होती है, एंड 0 डिग्री का जो पानी है वो पोल्स की तरफ मूव फॉरवर्ड होता है। Now, while the warm water of the lower latitude moves polewards, the major currents in different oceans are shown in the figure 14.3। तो इसमें आपको मेजर ओशनिक करंट्स के बारे में पूरी डिटेल विद द डायरेक्शंस दी गई हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक पिक्चर प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने डिफरेंट कलर से वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स को डिस्क्राइब करवाया था। चलिए नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये ओशनिक करंट्स, ये अगर नहीं घूमेंगी, मतलब नहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगी तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओशंस करंट्स हैव अ नंबर ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज़। फर्स्ट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय कूल वाटर। अगर हम ओशनिक करंट की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल के जो वेस्टर्न डायरेक्शन है उसमें हमें कोल्ड करंट देखने को मिलती है। वेस्टर्न डायरेक्शन में हमें कौन सी करंट देखने को मिल रही है, कोल्ड करंट, पेरू करंट, ओके।
एंड अगर आप बात करोगे किनारी करंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कोल्ड करंट आपको देखने को मिलती है। चलिए, ये तो बात हो गई वेस्टर्न कोस्ट की, मिड लैटिट्यूड और अगर बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की। यहाँ हमने कोल्ड करंट की बात कर ली वेस्टर्न डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो विद अ नैरो ड्यूनल एंड एनुअल रेंजेस, देयर इज अ फॉग बट जनरली द एरियाज आर एरिड। ये सूखी जगह हैं, जैसे सहारा डेजर्ट की बात कर लें, सूखी जगह है, यहाँ पर फॉग जनरेट होते हैं, बट फिर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है या फिर अगर हम बोलें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर एरिड टाइप का क्लाइमेट है। नाउ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द मिडिल एंड हायर, अब यहाँ की बात करेंगे, मिडिल और हायर की बात करेंगे। सो मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड आर ब्रॉडेड बाय वार्म वाटर। अब यहाँ पर वेस्टर्न करंट की बात करके यहाँ पर हम लोग वार्म वाटर करंट्स की बात करेंगे, इनके जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारे मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड की। Now, they are characterized by cool summer and relatively mild winter with a narrow annual range of temperature. अब हायर लैटिट्यूड है तो टेम्परेचर वैसे भी कम होगा, और इसके बगल में हमें कौन सी करंट मिल रही है, उसके बगल में हमें वार्म वाटर करंट मिल रही है, तो टेम्परेचर यहाँ का कूल रहता है, माइल्ड रहता है टेम्परेचर। वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। अब वार्म करंट्स की यहाँ पर बात कर ली इसने। वार्म करंट जो हैं वो किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न डायरेक्शन के बगल में से होकर निकलती हैं, एंड दीज एरियाज लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन एंड द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक एरियाज हैं। यहाँ पर आपको हाई लैटिट्यूड में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बता दिया गया है। द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट हेल्प इन रिप्लेनिश द ऑक्सीजन एंड इन द फेवर ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। The primary food for fish population, the best fishing grounds of the world exist mainly in these marginal zones. Now, mixing zones. अब यहाँ पर हम देखेंगे लेब्राडोर एंड दो तरीके की हमारी करंट्स देखने को मिलती हैं। Now, इस एरिया की तरफ हम देखेंगे, एक न्यू फाउंडलैंड नाम का द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड नाम का आइलैंड है हमारा। अब ये न्यू फाउंडलैंड नाम का जो आइलैंड है ये किस लिए फेमस है, कभी हम लोगों ने डिस्कवरी देखा होगा, तो डिस्कवरी में इस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को बोला जाता है, मतलब यहाँ पर फिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पर फिशिंग अच्छी क्यों होती है, इसके लिए एक मेजर फैक्टर है कि यहाँ पर वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स होती है। अब कौन सी वार्म करंट एंड कौन सी कोल्ड करंट यहाँ पर मिक्स हो रही है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर नाम की दो करंट्स मिक्स हो रही हैं। 0 डिग्री से यहाँ पर आ रही है लेब्राडोर की वार्म करंट एंड 0 डिग्री से लेब्राडोर की वार्म करंट आ रही है, एंड ओशन से हमारी आ रही है 0 डिग्री से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, एंड 90 डिग्री या फिर पोल से हम कहें वहाँ से गल्फ स्ट्रीम आ रही है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिक्सअप होती हैं तो वो एरिया, वैसे तो बहुत ज़्यादा फॉग वहाँ पर जनरेट हो जाता है। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड नाम का एक आइलैंड जो कि बहुत फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पर फिशिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे जो एरियाज़ हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो एक बार रिपीट करेंगे, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम एंड यहाँ से लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम जी से अगर हम हिंदी में बोले गर्म बोल सकते हैं, तो कौन सी करंट है, ये गर्म करंट है, वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से कौन सी ठंडी करंट आ रही है, लेब्राडोर करंट। तो इन दोनों के मिलने से यहाँ पर प्लैंकटन एंड फिशिंग के लिए बहुत अच्छे एरियाज डेवलप हो जाते हैं। So, by this class we have completed chapter number 14, movement of ocean water, and in this chapter we have done waves, tides, ocean currents, types of ocean currents, major ocean currents आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। आपको सभी currents के डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि 0 डिग्री से कौन कौन सी करंट कहाँ की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हमें पता है, पर डायरेक्शंस इसके किनारे कौन सी है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर इंडिया में कौन सी करंट्स है, वैसे मॉनसूनल विंड्स का अगर हम बोल दें यहाँ कौन सी करंट है, करंट्स की डायरेक्शन एंड वो वार्म है या कोल्ड है ये पता होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।